Hello students, how are you all? Today our topic is key terms of lesson number 2, macroeconomic. Yes, now we start. First key term is consumption expenditure. बेटा कंजप्शन किसके थ्रू किया जाता है? कंज्यूमर्स के थ्रू. ठीक है, जब हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स परचेज करते हैं तो उसके बदले में हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जिसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं. इसीलिए कहा जाता है द टोटल मनी दैट पीपल, फैमिली एंड गवर्नमेंट स्पेंड ऑन एवरीडे थिंग्स दे नीड और वांट राइट नाउ. मतलब लोगों के द्वारा, फैमिलीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने लिए जब नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स को ख़रीदा जाता है और उसके बदले में जब वो एक्सपेंडिचर करते हैं, इट मीन्स वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है. ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर? फर्स्ट वन इज़ हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मतलब हम सब, हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं. तो हम कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट आते हैं हाउस होल्ड्स. सेकेंड आती है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी तो बेटा नीड्स को सेटिस्फाइड करेगी, उसके लिए उन्हें भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. ठीक है, थर्ड वन आता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे एनजीओ हो गया, गुरुद्वारा हो गया, टेम्पल्स हो गए. ये भी तो चैरिटी के लिए गुड्स को परचेज करते हैं और उनके बदले में क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं. तो इसीलिए ये तीनों इसके कंपोनेंट्स माने जाते हैं. यस बेटा, सेकंड टर्म आती है हमारी इन्वेस्टमेंट. नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई कहीं पर पैसा लगाना है और उससे पैसे को बढ़ाना है. तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो होती है वो पैसे को इंक्रीज़ करने के लिए की जाती है. इसीलिए इसे सेकंड नेम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है. तो कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. मतलब जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है कैपिटल गुड्स का. कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट्स हो गया. ठीक है, तो आप इनको ख़रीदने के लिए जब पैसे लगाते हैं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट ही तो होती है. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स जो होती हैं उनके टोटल प्रोडक्शन में जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो वो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट मानी जाती है. कंपोनेंट्स के अंदर बेटा ये दो टाइप्स की होती हैं. एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. जैसे मैंने कहीं पर कोई प्लाट खरीद लिया, मैंने या तो मशीनरी खरीद ली, तो वो मेरे लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. सेकंड आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे हम इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं. जैसे अब कई बार आप फैक्ट्रीज़ वगैरह में देखते हो कि वहाँ पर कई गुड्स ऐसी होती हैं जो पूरी कंप्लीटली बनी हुई हैं. कुछ ऐसी होंगी जो अभी सेमी होंगी. ठीक है, अभी आधी बनी है, आधी नहीं बनी हुई हैं. थर्ड होगा रॉ मटेरियल. तो इन सब की मेंटेनेंस के लिए जो हम खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो हमारे लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है. अब आपको ये बात ध्यान देने वाली है कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो कंज्यूमर के थ्रू होता है और जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो एक प्रोड्यूसर के थ्रू की जाती है. यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा शुद्ध निवेश. मतलब इट include expenditure by the producer on the purchase of new assets only. कि भाई जब प्रोड्यूसर नई असेट्स को ख़रीदने के लिए ही एक्सपेंडिचर करता है तो वो उसके लिए नेट इन्वेस्टमेंट कहलाती है. जैसे पहले किसी प्रोड्यूसर के पास 2 मशीन्स थी, उसने क्या किया, 3 न्यू और परचेज कर ली. तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप न्यू मशीनरी की परचेज को ही इंक्लूड करेंगे. सेकंड, जब देखो पहले 2 मशीनों से काम होता था, ठीक है, तो उस समय में कम लेबर की ज़रूरत पड़ती थी. अब 3 और परचेज़ कर दी, देन 5 पे उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और जिसके कारण जीडीपी की भी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी.
नेक्स्ट आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा जो हमने नई मशीनरी को ख़रीदने के लिए एक्सपेंडिचर किया था ना, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, और साथ साथ में सपोज़ मेरी कोई पुरानी मशीनरी ख़राब हो गई, अब मैंने उसकी जगह पर कोई नई और मशीनरी लेनी है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है, तो वो एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। मतलब न्यू के साथ साथ पुरानी मशीनरी के रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगी, और इसकी वजह से हो सकता है कि इंक्रीज़ हो अगर उन्होंने नई खरीदी है तो, लेकिन हो सकता है कि ना भी जीडीपी इंक्रीज़ हो, क्या पता उन्होंने पुरानी मशीनरी को ही रिप्लेस किया हो। यस बेटा, नेक्स्ट की टर्म इज़ डेप्रिसिएशन, जिसे हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा कि इन तीनों रीज़न की वजह से आपकी जो फिक्स असेट्स है उसके प्राइस में कमी आ जाना, मतलब उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, ठीक है। अब जैसे सपोज़ के तौर पर मेरे पास कोई पुराने टाइप की स्कूटी थी, ठीक है, तो उसके अंदर वियर एंड टीयर हो गया। सपोज़ मेरी स्कूटी गिर गई, ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें टूट फूट हो गई, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। सेकंड, एक्सीडेंटल डैमेज, मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उस पर डेंट वगैरह आ गए, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड वन इज़ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, हो सकता है ना कि मेरी स्कूटी पुराने टाइप की हो, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, जिसकी वजह से मेरी उस स्कूटी की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन तीनों रीज़न की वजह से जब हमारी असेट्स के अंदर उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सेकंड, डेप्रिसिएशन जो होता है वो बेटा टू टाइप से होता है। सबसे पहला एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसके अंदर जिसको हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसे अचानक से टेक्नोलॉजी बदल गई या फिर डिमांड में चेंजेस आ गया, ठीक है, तो पहले हम किसी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई। पहले के टाइम में आप क्या करते थे, कपड़े वाले शूज़ का डिमांड ज़्यादा करते थे, आज के समय में आप लेदर के शूज़ का ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। तो इसकी वजह से जब किसी भी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो वो हमारे लिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। अनएक्सपेक्टेड, भाई जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है, उसे हम अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ गए, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या किसी भी तरीके से नेचर की तरफ से कोई भी चेंजेस आ जाएं। सेकंड आता है फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स इन रिसेशन, कि भाई मंदी का समय था तो मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी असेट्स की कम हो गई, ठीक है, तो जब रिसेशन की वजह से मार्केट वैल्यू कम हो जाती है असेट्स की, तो उसे हम बेटा कैपिटल लॉस भी कहते हैं। आई होप कि आप सभी को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियोस बना करके आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे भेजें, ताकि हम अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बना सकें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होती है? सेकेंड क्वेश्चन इज़, यदि आपने नई बाइक इशू करवाई तो क्या वो रोड पर आते ही अपनी वैल्यू को रिड्यूस करेगी? इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू भेजें।